हेलो साथियों, आप लोग का फिर से स्वागत है इंग्लिश की इस कक्षा में। तो चलिए साथियों, प्रीपोजिशन को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था प्रीपोजिशन को हमने धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया है, उसको प्रारंभ किया है। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम प्रीपोजिशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ट्रिक नंबर नेक्स्ट हमारा जो भी है 23 मान लेते हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर 23 जो बेस्ड है वो ट्री पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है बताइए साथियों? ट्री पर। ट्री मतलब वृक्ष पर आधारित है। यदि हम ट्री के अंदर की बात करें, है ना, ट्री के अंदर की बात करें, है ना, वृक्ष के अंदर की बात करें, और यदि हम बात करेंगे वृक्ष के अंदर, उसके अलावा वृक्ष की छाया की बात करेंगे, अंदर की बात करेंगे, वृक्ष की छाया की बात करेंगे, और तीसरे नंबर में हम बात करेंगे वृक्ष की शाखा की बात करेंगे, वृक्ष की शाखा। और इन तीनों पर अलग अलग टाइप से क्या होता है, प्रीपोजिशन लगते हैं या प्रयोग होता है। ट्री के साथ अंदर के केस में अंडर प्रीपोजिशन आएगा, और छाया के केस में इन का आएगा, और शाखा के केस में आन का प्रयोग आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझो, जैसे एग्जाम्पल पहला, जैसे एग्जाम्पल पहला हम अपन लेते हैं, द बॉयज टेकन देयर, इस प्रकार से लेसन, द बॉयज टेकन देयर लेसन डैश ट्री, इस प्रकार से पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। दूसरा एग्जाम्पल जैसे इस प्रकार से है, सोचिए इसमें क्या आ सकता है, अंडर आएगा, इन आएगा, आन आएगा, सोचते रहिए, बनाते रहिए क्या आ सकता है। दूसरा, बर्ड्स आर सिटिंग, जैसे मैं लिखा बर्ड्स आर सिटिंग डैश ट्री, बर्ड्स आर सिटिंग डैश ट्री, डैश द ट्री। उसके बाद मैं लिखूंगा जैसे तीसरा, बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ ट्री, इस प्रकार। तो देखिए पहला एग्जांपल अपन देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या कहता है, द बॉयज टेकन देयर लेसन, जो लड़के हैं वो अपनी क्लास या अपनी कक्षा ट्री में ले रहे हैं। तो ट्री में कहाँ लेंगे, ट्री में नीचे बैठ कर लेंगे, पेड़ के नीचे, या पेड़ की किस में लेंगे, अंडर लेंगे, है ना, नीचे बैठ कर लेंगे, है ना। तो अंडर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा शब्द, लेसन अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, अंदर में हो रहा है, इस प्रकार से, है ना। ये वृक्ष है ना, ये वृक्ष मान लेते हैं इस प्रकार से, है ना, ये वृक्ष है ना। ये वृक्ष के छाया के अंदर यहाँ क्या किया गया है, छाया वो वृक्ष के नीचे बैठकर क्या किया जा रहा है, तो अंडर हो गया, ठीक है ना। अंडर जैसे कैट बिल्ली को देखे थे अंडर बैठी थी, है ना, उसी प्रकार से बैठकर इन लोग क्या कर रहे हैं, जो लड़के हैं वो अध्ययन कार्य कर रहे हैं। दूसरा देखिए, बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री, अब पक्षी है ना, पक्षी है, तो पक्षी क्या है, वृक्ष के अंदर बैठी हुई है, पक्षी क्या है, वृक्ष के अंदर बैठी हुई है ना। तो वृक्ष के अंदर बैठी हुई है, इसका मतलब क्या होगा, सिटिंग इन द ट्री, इन द ट्री, ऐसा हो सकता है, ठीक। ट्रीबत रहेगा तब भी इन लगाना है। तीसरा, बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ ट्री, अब शाखा पर बैठ रहा है, शाखा पर बैठी है, इसका मतलब क्या होगा, टच की अवस्था हो गया, और वहां पर क्या हो जाएगा, यूज हमारा आन का यूज होगा, आन का यूज होगा। देखिए अगला ट्रिक है हमारा ट्रिक नंबर 24। अगला ट्रिक क्या ले लेते हैं, ट्रिक नंबर 24। ट्रिक नंबर 24 हमारा ये कहता है कि लास्ट लिमिट ऑफ टाइम का यूज हो, जब समय का अंतिम समय की बात करें, मतलब एंड ऑफ टाइम, एंड ऑफ टाइम मतलब समय की अंतिम सीमा, है ना, समय की अंतिम सीमा, समय की अंतिम सीमा की हम यदि बात करेंगे, समय की अंतिम सीमा की बात करें, तो अंतिम सीमा की बात करेंगे तब यहाँ पर यूज होगा जो प्रीपोजिशन, वो यूज होता है बाय का। इसका यूज होता है बाय का। जैसे बोल सकते हैं एंड ऑफ दिस वीक, एंड ऑफ दिस वीक, एंड ऑफ दिस वीक, इस प्रकार से हो सकता है। एंड ऑफ दिस मंथ, वीक के स्थान पर क्या हो सकता है आपका, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, ठीक है, तो तीनों हो सकता है। तो एंड ऑफ दिस वीक, दिस मंथ या दिस ईयर, लेकिन इसके साथ क्या यूज होगा, बाय प्रीपोजिशन का यूज होगा। जैसे एग्जांपल लिखते हैं,
द बॉयज, जैसे एग्जांपल हमारे पास है द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड डैश द एंड ऑफ दिस मंथ, डैश द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, जो कार्य है वो लगभग समाप्त हो जाना चाहिए एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ एंड ऑफ दिस मंथ के साथ, या वीक है या ईयर जो भी रहेगा उसके साथ क्या लगाओगे बाय, क्योंकि समय की अंतिम सीमा को बता रहा है और उसके अंतर्गत हमारा जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, अगला रूल नंबर, ट्रिक नंबर या रूल नंबर हो सकते हैं ट्रिक नंबर 25, ट्रिक नंबर 25। देखिए शब्द लेते हैं अपन गुड और बैड। ठीक है, गुड और बैड इनके साथ जो प्रीपोजिशन आता है ना, गुड और बैड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है एड प्रीपोजिशन आता है। देखिए वर्ड लेते हैं गुड और बैड, गुड और बैड के साथ एड प्रीपोजिशन आता है, एड प्रीपोजिशन आता है, गुड और बैड के साथ एड प्रीपोजिशन आता है। जैसे एग्जांपल सी इज, जैसे हमने लिखा एग्जांपल सी इज गुड, सी इज गुड डैश कुकिंग, डैश कुकिंग। तो क्या हो जाएगा सी इज डैश, सी इज गुड डैश कुकिंग। ब्लैंक कैसे दिया रहेगा आपके एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा गुड के साथ क्या लगाना है आपको, एड लगाना है, एड लगाना है। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर किसी बात हो, एक विशेषता के बारे में उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, गुड से संबंधित हो चाहे बैड संबंधित हो, तो आपको लगाना क्या है, एड का यूज करना है। ठीक है, एड का यूज करना है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि इसमें ऐसा हो जाए सी इज गुड एड या एड बताना स्टडी, स्टडी ऐसा हो गया, तब क्या आएगा बताइए। यहां पर समझना, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। सी इज गुड एट इन स्टडी, वह स्टडी में अच्छा है, लेकिन किस पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छा है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा है। यदि मैं बोलूंगा इसको सी इज गुड एट मैथमेटिक्स तो सही हो जाएगा, सी इज गुड एट मैथमेटिक्स में बोलूंगा तो सही हो जाएगा। यदि मैथमेटिक्स में बोलता हूँ, समझना, यदि किसी विषय की बात हो, चाहे जैसे हम फिजिक्स ले लेते हैं, सी इज गुड एट फिजिक्स, जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट में वो अच्छी है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट हो गया, एक विषय हुआ, तब इसमें हम क्या यूज करेंगे, एड करेंगे तो सही होगा, एड करेंगे तो क्या होगा, सही होगा। लेकिन पूरे स्टडी की बात करेंगे, है ना, तो पूरे स्टडी की बात करेंगे तो वहां पर एड का यूज ना होकर क्या होगा, इन का यूज होगा। इसको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर सी इज गुड एट कुकिंग, खाना बनाने में अच्छी है, वो डांसिंग में हो सकती है, सिंगिंग में हो सकती है, किसी भी कार्य में, पर्टिकुलर एक कार्य में यदि होगा तब वहां पर क्या करोगे, एड। लेकिन पूरे होल कार्य को दिखाएगा, पूरे संपूर्ण प्रकृति को दर्शाएगा कार्य की, तब क्या करना है आपको, स्टडिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ये भी शब्द जो यूज होगा, स्विमिंग हो गया, स्विमिंग पर्टिकुलर एक हो गया, स्टडिंग और रीडिंग में पूरा कोई भी रीड कर सकता है किसी भी कार्य को, है ना, तो स्टडी मतलब अध्ययन में पूरा आ जाता है, पूरा कैटेगरी को बताने के लिए इनका यूज करते हैं। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए समझ में आया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 26 नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, ट्रिक नंबर 26, इसको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्या करते जा रहे हैं, अध्ययन करते जा रहे हैं। चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ट्रिक नंबर 26, ट्रिक नंबर 26। अब देखिए 26 क्या करता है, शब्द लेते हैं अपन वेट, जैसे मैं शब्द लिया वेट, वेट के साथ दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। वेट के साथ आपको मालूम होगा फॉर का यूज होता ही होता है ना, वेट के साथ क्या यूज होता है, फॉर। लेकिन वेट के साथ एक शब्द और यूज होता है, ऑन। कौन सा शब्द, ऑन। वेट फॉर मतलब होता है इंतजार करना, इंतजार करना, और वेट ऑन मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। दोनों के मीनिंग में अंतर है, ध्यान रखना।
वेट फॉर इंतजार करना, वेट ऑन देखभाल करना। जैसे मैं बोलूंगा, समझना, जैसे मैं लिखा मीना, समझना, मीना इज वेटिंग डैश, मीना इज वेटिंग डैश हर सन, हर सन। पहला एग्जांपल। दूसरा देखिए, दूसरा जैसे मैं लिखता हूं मीना इज वेटिंग डैश इल हस्बैंड, ऐसा लिखिए, समझना। अब देखिए पहले वाक्य में, देखिए पहले सेंटेंस में देखिए मीना इज वेटिंग डैश हर सन, मीना इज वेटिंग डैश हर सन, वो अपने बेटे का क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। इंतजार करना, सेंस में करना मतलब क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मीना इज वेटिंग डैश इल हस्बैंड, क्या वो अपने बीमार पति की क्या करेंगे, इंतजार करेगी क्या, वो इंतजार करेगी क्या, मीना नहीं करेगी। तो क्या करेगी, देखभाल करेगी। सेंस समझना, वेट के साथ फॉर तो इंतजार करना, ऑन तो देखभाल करना, तो यहाँ सही वर्ड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 27। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, नेक्स्ट जो वर्ड है नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, फंड। फंड, फंड मतलब होता है शौकीन, शौकीन है ना। और जैसे वर्ड है जीलस, जीलस, ठीक है, जीलस जलन वाला है ना। तो इन दोनों शब्द के साथ फंड शौकीन और जलन वाला, इसके साथ क्या होता है, आप प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है, आप प्रयोग में आता है, आप प्रयोग में, आप प्रयोग में आता है। ठीक, समझ में आया। चलिए अब देखिए फंड शब्द को आपको ध्यान में रखना है। ही इज फंड ऑफ मैंगो, जैसे उसको मैंगो ज्यादा पसंद है या शौकीन है, तो मैं बोल सकता हूँ ही इज फंड ऑफ मैंगोज। वो मैंगोज को क्या करता है, बहुत ज्यादा पसंद करता है। और बोल सकते हैं जैसे देखिए ही इज, जैसे मैं लिखा जीलियस है ना, जीलियस डैश हिज नेबर, डैश हिज नेबर, वो अपने पड़ोसी से क्या करता है, जलन पैदा करता है, जलन करता है वो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीलियस वर्ड के साथ आप। तो वर्ड को आपको पहचानना है, वर्ड को ध्यान में रखना है, फंड है, जीलियस है, दोनों के साथ क्या आएगा, आपका यूज करना है, आपका यूज करना है। ट्रिक नंबर नेक्स्ट, ट्रिक नंबर नेक्स्ट हमारा 28। ट्रिक नंबर 28 क्या कहता है, दो शब्द ध्यान रखना, क्रूएल और काइंड, दो शब्द, क्रूएल निर्दय है ना, और काइंड दयालु, निर्दय और दयालु, निर्दय और दयालु। इन दोनों शब्द के साथ, इन दोनों शब्द के साथ टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, टू आता है। सिंपल शब्दों में बोलूं क्या आएगा, टू आता है, मतलब टू प्रीपोजिशन आएगा। क्या आएगा, टू प्रीपोजिशन आएगा। जैसे मैं बोलूंगा द मास्टर इज वेरी क्रूएल, डैश इज सर्वेंट। ठीक है, मास्टर क्या है, बहुत ज्यादा क्रूएल है, ठीक है, निर्दयी है, किसके प्रति, अपने सर्वेंट के प्रति, अपने नौकर के प्रति। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए, टू वर्ड आ जाएगा। तो क्रूएल वर्ड आपको ध्यान में रखना है, जिसके साथ क्या यूज होता है, टू। तो जैसे आप बोल सकते हैं वी शुड काइंड डैश, हमको जानवरों के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। जैसे वी शुड काइंड डैश एनिमल्स, हमको क्या करना चाहिए, जानवरों के प्रति क्या करना चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, काइंड के साथ आप, तो क्रूएल वर्ड होगा, काइंड वर्ड होगा, इनके साथ आपको क्या यूज करना है, ध्यान में रखना। क्या यूज आएगा, वर्ड आपका टू आएगा, यहाँ पर टू है ना, ये टू आ जाएगा, टू एक में। ठीक, चलिए समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए देखिए नेक्स्ट 28 हो गया हमारा, इसको नोट भी करते चलिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, बढ़िया।
क्योंकि इस प्रकार से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सारी चीजें, सारे प्रीपोजिशन धीरे धीरे हमको समझ में आते जाएंगे और अधिकतर एग्जाम में यही शब्द रिलेटेड जो है प्रीपोजिशन पूछा जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, आगे बढ़ते हैं तो हमको शब्द और मिलता है। जैसे शब्द हमारे पास है क्वारेल, देखिए ट्रिक नंबर नेक्स्ट, ट्रिक नंबर नेक्स्ट, नंबर डाल देना है, इधर उधर हो सकता है नंबर। ट्रिक नंबर 28 जैसे मान के चलिए, जैसे शब्द आया हमारे पास क्वारेल, शब्द आया हमारे पास क्वारेल, क्वारेल मतलब झगड़ा। अब क्वारेल में किसके साथ झगड़ा हुआ है, किसको देखना है, क्या किसी बातचीत पर हुआ है, किसी व्यक्ति पर हुआ है, तो पर्सन पर हुआ है। मान के चलिए किसी व्यक्ति से तुम्हारा क्या हुआ है, क्वारेल हुआ है, तो व्यक्ति संबंधी। यदि किसी बात पर हुआ है, किसी मैटर पर हुआ है ना, किसी मैटर पर हुआ है, किसी बात पर हुआ है ना, कोई भी बातचीत पर हुआ है ना, तो व्यक्ति से हुआ है तो क्वारेल विथ आएगा। क्या आएगा, क्वारेल विथ, कई बार आता है एग्जाम में। और मैटर से संबंधित है तो ओवर का यूज करेंगे। मैटर संबंधित मतलब क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। देखिए जैसे मैं बोलूंगा बोथ इंडिया, जैसे मैं लिखा बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान क्वारेल, क्वारेल डैश, क्वारेल डैश मैटर ऑफ कश्मीर। मैं बोल दिया मैटर ऑफ कश्मीर, ऐसा। तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर दोनों देश क्या करते हैं, आपस में झगड़ा होने का चांस रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों का बातचीत से संबंधित है, बातचीत से उसको सुलझाया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओवर, ओवर मैटर का क्या होगा, प्रयोग होगा। आया समझ में, ठीक, प्रयोग समझ में आया। जैसे मैं बोलूँगा एक और जैसे एग्जाम्पल लेते समझना, जैसे एग्जाम्पल है ही क्वारेल डैश हिज वाइफ। जैसे मैं बोलूँगा ही क्वारेल डैश हिज वाइफ, इस प्रकार से। तो क्या होगा, ही क्वारेल डैश हिज वाइफ, तो क्या हो जाएगा विथ हिज वाइफ। अब सीधा संबंध हो गया इसका, इसके वाइफ के साथ व्यक्ति का संबंध हो गया, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा ही क्वारेल, जैसे मैं बोला समझना, तीसरा ही क्वारेल डैश बेड डैश बेड फूड। जैसे मैंने किया बेड फूड मतलब खराब खाने से वो क्या करता है, झगड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो क्या होगा, यहाँ पर उस बात को लेकर हो गया। खराब खाना क्या है, व्यक्ति संबंधित है, क्या नहीं है, मैटर संबंधी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ओवर बेड फूड। इस प्रकार से समझ में आया। चल आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रिक नंबर नेक्स्ट, ट्रिक नंबर इधर लिख रहा हूँ मैं, है ना। ट्रिक नंबर हमारा 29, क्रम का आपको ध्यान रखना है, इधर उधर हो सकता है मेरे से ना, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको समझने में ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए देखिए वर्ड हम लेते हैं, यदि रिमाइंड, वर्ड लिए हम रिमाइंड, तो रिमाइंड के साथ हमेशा आता है आप। क्या वर्ड आता है, रिमाइंड अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेकर चलता है, आप। आप जैसे मैं बोलूंगा आई विश टू रिमाइंड, आई विश टू रिमाइंड यू डैश, यू डैश, फिर यहाँ पर द लिख दिया मैं, आई विश टू रिमाइंड यू डैश द प्रॉमिस, डैश द प्रॉमिस। इस प्रकार से तो क्या आएगा, आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस, ऐसा हो जाएगा। तो रिमाइंड शब्द आपको देखने को मिल गया, मतलब क्या लग जाएगा, सीधा सीधा आप लग जाएगा। ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। चलिए समझ में आया होगा, ठीक, गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुछ शब्द और है जिसमें आप ही आता है। जैसे शब्द हमारे पास है, मान के चलिए शब्द अपन ले लेते हैं अफ्रेड और स्केयर्ड। जैसे शब्द मैं लिया अफ्रेड और स्केयर्ड, अफ्रेड और स्केयर्ड, दोनों का मतलब होता है डर, दोनों का मीनिंग क्या होता है, डर। और इनके साथ भी क्या आता है बताइए, आप आता है। इसके साथ में क्या लगेगा, आप लगेगा। जैसे मैं बोलूंगा he is not afraid
अफ्रेड, ही इज नॉट अफ्रेड डैश डॉग। सभी को डर लगता होगा है ना, लेकिन इस ही को नहीं लग रहा है, वो नहीं डरता है ना। तो ही इज नॉट अफ्रेड डॉग, तो क्या होगा ऑफ डॉग, क्या हो जाएगा ऑफ डॉग्स, क्या हो जाएगा ऑफ डॉग। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है ना, उस पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हमारा 30 नंबर का है ना, ट्रिक नंबर 30, ट्रिक नंबर 30। अब 30 में आ जाते हैं। तो 30 में आते हैं तो देखिए 30 हमारा जो शब्द है ना, 30 हमारा जो शब्द है वो कंप्लेन संबंधित है। किससे संबंधित है? कंप्लेन से। देखिए ट्रिक नंबर हमारा 30 किससे संबंधित है? कंप्लेन। अब देखिए कंप्लेन के साथ 3 आ सकता है। कंप्लेन मतलब शिकायत, जानते होंगे है ना, शिकायत करना। तो इसका मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत करना। तो आपको शिकायत किससे किससे है, किससे किससे है, किससे है, किसके खिलाफ है? तो टू होता है, अगेंस्ट होता है, टू और अगेंस्ट होता है, अबाउट होता है। 3 प्रकार से होता है। अबाउट, टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, अगेंस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे और अबाउट का प्रयोग कहाँ करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए कंप्लेन टू, तो किसी को तुमको यदि शिकायत करना, क्या करोगे? टू। किसी तुम शिकायत करने जाओगे तो टू करोगे। किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ शिकायत करोगे, किसी को तुम शिकायत करोगे, किसी के खिलाफ शिकायत करोगे तो अगेंस्ट। किसी के विषय में शिकायत करोगे, किसी के विषय में, तो विषय में शिकायत करेंगे तो क्या होगा? अबाउट का प्रयोग होगा। जैसे देखिए एग्जांपल से समझते हैं इसको और अच्छे से समझना। जैसे एग्जांपल हमारे पास देयर इज एन कंप्लेंट डैश यू, देयर इज एन कंप्लेंट डैश यू। अब देखिए उसके पास एक कंप्लेन है तुम्हारे खिलाफ, तो क्या होगा? अगेंस्ट, अगेंस्ट होगा कि नहीं? तुम्हारे खिलाफ उसके पास क्या शिकायत है? AGAINS, अगेंस्ट। इस प्रकार से हम इसमें फिल कर देंगे। अब जैसे मैं बोलूंगा द स्टूडेंट कंप्लेंट, स्टूडेंट क्या किए? कोई गलत काम किया है ना। द स्टूडेंट कंप्लेंट डैश द प्रिंसिपल, डैश द प्रिंसिपल। स्टूडेंट ने क्या किया? प्रिंसिपल से जाकर क्या कर दिया? शिकायत कर दिया। ठीक है, प्रिंसिपल से जाकर क्या कर दिया? शिकायत कर दिया। द स्टूडेंट कंप्लेंट डैश द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से जाकर क्या किया? शिकायत किया। तो शिकायत किया मतलब किसी को बताया, किसी को क्या किया? बताया। बताया मतलब क्या हो जाएगा? टू का यूज होगा। इसी को समझते जाना है ना। किसी को बताया मतलब शिकायत कर दिया। अब इसी में मैं आगे जोड़ दूंगा, प्रिंसिपल द टीचर अबाउट द टीचर डैश, यहाँ पर अबाउट का प्रयोग होगा। हिज मिसबिहेवियर, जैसे मैं बोल दिया हिज मिसबिहेवियर। अब देखिए मिसबिहेवियर यहाँ पर क्या हो गया? विषय हो गया। तो मिसबिहेवियर के विषय में टीचर ने बच्चों के बारे में, प्रिंसिपल से क्या किया? टीचर ने बच्चों के बारे में प्रिंसिपल से शिकायत किया। तो क्या किया? शिकायत किया। किसको शिकायत किया? प्रिंसिपल को। टू लग गया। किस विषय में शिकायत किया? तो मिसबिहेवियर, गलत आचरण किए थे, इस वजह से क्या किया? टीचर ने क्या किया? शिकायत किया। तो क्या हो जाएगा? किसी विषय में। कौन सा विषय है? मिसबिहेवियर विषय है। इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? अबाउट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अबाउट आ जाएगा। चलिए, हो सकता है आप लोगों को याद क्या हो रहा होगा, क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो टू किसी को शिकायत करेगा, अगेंस्ट किसी के खिलाफ, और अबाउट किसी के विषय में शिकायत की बात करता है। चलिए आगे बढ़े इसमें। चलिए, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें प्रीपोजिशन की धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, क्योंकि वर्ड बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए टाइम पीरियड में यदि हम किसी भी कार्य को फिनिश कर देते हैं, टाइम पीरियड में किसी भी कार्य को हम फिनिश कर देते हैं तो विद इन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा रूल है वही 30 हो गया था शायद, है ना। 31 ट्रिक नंबर
31 या 32 लिख लो, है ना, जो भी क्रम है आप लोग ध्यान से नोट्स बना रहे हो उसमें कर लेना। जैसे मैं बोलूँगा यू हैव, ठीक है, यू हैव टू फिनिश योर वर्क डेज अ मंथ। एक मंथ के अंदर में तुम क्या करोगे, अपना कार्य समाप्त कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ यूज आएगा, एग्जैक्ट वर्ड आता है विथ इन। क्या होगा, विथ इन मतलब जो टाइम पीरियड दिया गया है, एक मंथ का समय दिया गया है, ये गिवन टाइम है ना। यदि गिवन टाइम में वो कार्य कंप्लीट होता है दिए गए समय के अनुसार, तो वो क्या होगा, उसमें क्या यूज होगा, विथ इन का यूज होगा। विथ इन अलग अलग नहीं, एक साथ होगा, एक साथ कंपाउंड प्रीपोजिशन का यूज होता है विथ इन का प्रयोग। गिवन टाइम में जो भी कार्य कंप्लीट होगा या कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे तो वहां क्या यूज होगा, विथ इन का यूज होगा। चलिए समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए समझना, ट्रिक नंबर 33, ठीक, ट्रिक नंबर 30 इस पे आता है। अब देखिए ऑन का यूज और अलाउ का यूज, देखिए दोनों में थोड़ा सा समझना है हमको। ऑन और अलाउ ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ऑन और अलाउ। देखिए ऑन का मतलब होता है यदि चलने के सेंस में अपन यूज करेंगे, है ना, चलने के अर्थ में। तो देखिए ऑन का यूज होता है बीचों बीच चलना, जबकि अलाउ का अर्थ होता है, ऑन का यूज बीचों बीच चलना, जबकि अलाउ का यूज होता है साइड बाय साइड चलना, मतलब किनारे चलना, हाँ, किनारे होकर चलना। दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। अब देखो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एग्जांपल लिखूं, आप लोग बताएंगे कि क्या आंसर आ सकता है। देखिए जैसे मैं बोलूंगा एग्जांपल पहला, शी इज वॉकिंग डैश द सीशोर। जैसे मैं बोला शी इज वॉकिंग डैश द सीशोर, ऐसा, सीशोर मतलब समुद्र के किनारे, ठीक। दूसरा मैं बोला he is walking dash the road, he is walking dash the road। फिर मैं बोलूंगा he is walking dash the footpath। अब देखिए 3 एग्जाम्पल है, आपको बताना है कि इसमें क्या क्या आ सकता है। ऑन और अलाउ दोनों में से एक आपको चयन करना है। तो बताइए क्या आ सकता है, पहले में देखिए, पहला एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि सीशोर मतलब समुद्र के किनारे चलना। तो समुद्र के किनारे चलने की स्थिति में क्या आ सकता है बताइए, साइड बाय साइड अलाउ का यूज होगा, बिल्कुल सही है ना, अलाउ आ जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज वॉकिंग डैश द रोड। तो बताइए कोई भी व्यक्ति रोड में चलता है तो बीचों बीच चलता है क्या, किनारे में चलता है, बीचों बीच चलेगा तो आना चाहिए, लेकिन चलता है क्या बीचों बीच, नहीं चलता है। रूल यही चलता है कि साइड बाय साइड चलना है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अलाउ, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अलाउ, ठीक, यहाँ भी क्या आ जाएगा, अलाउ। ऑन द रोड नहीं लगाना, कई बार ऑन द रोड लगा देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए चलिए, he is walking dash the footpath। अब फुटपाथ मतलब बना रहता है, उसके ऊपर चलता है। जैसे ऑन द टेबल के ऊपर यदि बुक रखा है ऑन द टेबल, ठीक है, उसे चिपका हुआ, उसको स्पर्श करते हुए चल रहा है। फुटपाथ मतलब क्या हो जाएगा, फुटपाथ मतलब पैदल चलना, ऊपर चलने की स्थिति में, पैदल ऊपर चलने की स्थिति, है ना, चलने की स्थिति को फुटपाथ बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो फुटपाथ में क्या होगा, ही इज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, क्या हो जाएगा, ही इज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ हो जाएगा। चलिए तो इस लेक्चर में हम क्या करते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।